नरेंद्र पांडे का नमस्कार। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राज्य की राजनीति कई बार अलग अलग पटरियों पे चलती तो नजर आती है, लेकिन सच तो यह है कि दोनों में अंततः खेल शक्ति संतुलन और सूटकेस डिप्लोमेसी का होता है। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की शिखर वार्ता इसका एकदम ताजा तरीन उदाहरण है। अब तक ट्रंप, जो केवल युद्ध विराम की जिद पे अड़े थे, लेकिन अचानक उन्होंने पूर्ण शांति समझौते की दिशा में बढ़ने की घोषणा कर दी। यह बदलाव रणनीतिक भाषा नहीं, बल्कि ताकत के समीकरण का संकेत है। पुतिन की यह पुरानी नीति रही है कि महज युद्ध विराम नहीं, बल्कि सीधे शांति समझौते तक पहुंचा जाए। ट्रंप का नया रुख रूस को अब अवसर देता है कि जबकि यूरोपीय संगठन स्पष्ट कर चुका है कि न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के बिना दबाव और प्रतिबंध जारी रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की वाशिंगटन यात्रा अब निर्णायक होने वाली है। अब विडंबना देखिए, फरवरी में ट्रंप और जेलेंस्की का टकराव सुर्खियों में था, और आज वही ट्रंप कह रहे हैं कि अब शांति आप पर निर्भर है। यानी श्रेय अमेरिका लेगा, किंतु बोझ यूरोप और यूक्रेन पर डाला जाएगा। यही है कूटनीति की सूटकेस शैली, लाभ अपने नाम और जिम्मेदारियां दूसरों के ऊपर। सवाल उठता है कि क्या यह बदलाव अमेरिका के पीस डिप्लोमेसी का हिस्सा है, या रूस को युद्ध क्षेत्र में सांस लेने का अवसर देने की एक नई चाल। यह वैश्विक राजनीति का वही चेहरा है जिसे सूटकेस डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। हाथ में ब्रीफकेस और होठों पे समझौते की बातें, लेकिन असली सौदे पर्दे के पीछे तय होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यह चालाकी हमें छत्तीसगढ़ राज्य में भी देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री का जापान कोरिया दौरा निवेश से ज्यादा फेयरवेल टूर की चर्चा में है। राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन सेवा वृद्धि की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं, और ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च कर विदेश यात्रा को सवाल के घेरे में आना तो लाजमी है। जब दुनिया अरबों डॉलर के सौदे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तय कर लेती है, तब यह एयर माइल्स कलेक्शन जनता को चुभेगा ना। बीते 20 सालों का इतिहास बतला रहा है कि विदेश यात्राओं से लौटे मुख्यमंत्री और मंत्री निवेश की लंबी सूचियां लेकर तो आते हैं, लेकिन जमीन पर परिणाम ढाक के 3 पात ही रह जाते हैं। यह दौर फोटो ऑप्स, घोषणाओं और भूल जाने वाली परंपरा का विस्तार मात्र है। जनता पूछ रही है, असली निवेश कब आएगा? छत्तीसगढ़ की असली चुनौती केवल विदेशी निवेश नहीं, बल्कि जनता के भरोसे की सेहत है। महासमुंद की 9M इंडिया लिमिटेड का मामला इसका ताजा उदाहरण आपको देखने को मिलता है। सरकारी रिकॉर्ड कहता है 72 सैंपल फेल, यानी अस्पतालों में मरीजों को वही दवा दी गई जो असरहीन थी, फिर भी कंपनी ठेका पा रही है। सवाल यह है, जब दवाएं ही भरोसेमंद नहीं रही, तब यह कंपनी बार बार ठेका कैसे जीत लेती भाई? क्या यह स्वास्थ्य सेवा है या रसूख का कारोबार? ब्लैक लिस्टिंग का प्रावधान किताबों में है, पर छत्तीसगढ़ में लगता है जैसे उसे डिक्शनरी से हटा दिया गया है। भ्रष्टाचार का दूसरा चेहरा भी देख लीजिए। भर्ती घोटाला वन रक्षक भर्ती घोटाले के रूप में जाना जाता है, जिसमें 10 करोड़ रुपए का सौदा हुआ और फिर ऊपर से 6 करोड़ की नई मांग की गई। यह किसी मजाक से कम तो नहीं है ना। आरटीआई ने साफ कर दिया कि यह भर्ती परीक्षा नहीं, बल्कि नकद वसूली का फिटनेस टेस्ट था। याद कीजिए, पिछली सरकार के पतन का एक बड़ा कारण ऐसे ही भर्ती घोटाले थे। जनता ने विश्वासघात का हिसाब मांगा और सत्ता बदल गई। पर अफसोस, वही खेल अब नए रंग रूप में लौट आया है। सवाल उठता है, जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री की, या विभाग की प्रमुख ऋचा शर्मा की, या उन अफसरों की जिन्हें लोग जनरल राज का महारथी भी कहते हैं? इन हालातों के बीच सत्ता समीकरण का नया पन्ना भी खुल रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कल। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अमर अग्रवाल की एंट्री तय है या नहीं, और क्या गृह मंत्री के हाथों से कानून व्यवस्था फिसल रही है? अमर अग्रवाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में उद्योग, वित्त और शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े चेहरे रहे हैं। उनकी वापसी व्यापारिक तबके को स्पष्ट संदेश दे देगी और भाजपा के संगठनात्मक संतुलन को भी साधा जाएगा। लेकिन आलोचना यह होगी कि नए चेहरे को मौका फिर क्यों नहीं मिला?
वही पुराने मंत्री क्यों आ गए? राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से आते हैं, व्यापारी समाज और कारोबारी वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव है। भाजपा का परंपरागत वोट बैंक साधने की रणनीति में उनका मंत्री बनना अहम होगा। विपक्ष इसे कारोबारी वर्चस्व कहकर घेरने की कोशिश आगे जरूर करेगा। बात दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव की भी होगी। ओबीसी समाज से आते हैं। दुर्ग जैसे गढ़ से उनका मंत्री बनना भाजपा के लिए ग्रामीण ओबीसी वोट बैंक में नई पकड़ बनाएगा। कांग्रेस के लिए चुनौती होगी क्योंकि यादव समाज उस पर भरोसा भी करता है और उनका मंत्री बनना इसलिए भी तय है कि संजय काफी करीबी भी है। एक नाम और है, वह है गुरु खुशवंत साहिब का, एक धार्मिक और सामाजिक संतुलन का चेहरा। उन्हें मंत्रिमंडल में लाना भाजपा को धार्मिक नेतृत्व और परंपरागत मतदाता वर्ग में मजबूती लाने का एक प्रयास है। यह 2028 तक की रणनीति का भाजपा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जा सकता है। स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल में नए पुराने चेहरों की जुगलबंदी केवल पद वितरण का मामला नहीं, बल्कि सत्ता की गहरी रणनीति है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसे ट्रंप पुतिन की डिप्लोमेसी असली शांति और रणनीतिक सांस लेने का अवसर है ना, वैसे ही राज्य की राजनीति में फेरबदल जनता की समस्याओं का समाधान देगा। यह महज संतुलन साधने का खेल नहीं होगा, बल्कि यह बड़ा सवाल भी होगा कि राजनीति में नए चेहरे और नए समझौते तभी सार्थक होते हैं जब जनता का भरोसा टूटे नहीं, वरना यह भी महज वही पुराना खेल है। फोटो खिंचवाओ, ऐलान करो और भूल जाओ। जनता के लिए सबसे अहम प्रश्न तो यह है कि क्या यह बदलाव निवेश, स्वास्थ्य और भर्ती जैसी बुनियादी समस्याओं को दूर करेंगे, या फिर सत्ता के सूटकेस भर कर फोटो ऑफ और घोषणाओं की परंपरा को ही आगे बढ़ाएंगे। आप चिंता नहीं, चिंतन करिए, स्वस्थ रहे और हाँ, कमेंट्स करते रहिएगा। फिर मिलूंगा नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ आपके लिए चिंतन करने के लिए। तब तक के लिए नरेंद्र पांडे का नमस्कार।